मैं समीर सिंघानिया स्वागत करता हूं आप सभी का केडी कैंपस जयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस पड़े हुए थे, जो क्विज वाले क्वेश्चन थे, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं वन बाय वन, बहुत ही डिटेल में जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, टाइम का बिना ध्यान दिए हुए। आइए, योर शर्ट इज ब्राइटर देन दैट ऑफ मी। एक चीज और देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, तो कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों के बीच में होता है। क्या कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों के बीच में होता है? तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहां पे लिखा द क्लाइमेट ऑफ पुणे, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन वाराणसी। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन वाराणसी। मैंने बोला है कि कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों के बीच में होता है। तो सेम चीजों के बीच में होने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे देखिए, एक हमारा पुणे एक सिटी का नाम है, एक सिटी का नाम वाराणसी है, लेकिन हम पुणे का वाराणसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। हम कर किससे रहे हैं? पुणे का जो क्लाइमेट है, उसके क्लाइमेट का कंपैरिजन हमें किससे करना चाहिए? वाराणसी के क्लाइमेट से करना चाहिए। किससे? वाराणसी के क्लाइमेट से करना चाहिए। लेकिन हम किससे कर दिए? हम पुणे के क्लाइमेट का कंपैरिजन कर दिए हैं वाराणसी से। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। अब हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हमें लिखना पड़ेगा क्या कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन। अब ये वाराणसी के क्लाइमेट से करना पड़ेगा, तो वाराणसी के क्लाइमेट से करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इस सेंटेंस को ऐसे। कैसे? द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन। अब लिखना पड़ेगा क्या? द क्लाइमेट ऑफ वाराणसी, द क्लाइमेट ऑफ वाराणसी, द क्लाइमेट ऑफ वाराणसी। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे कंपैरिजन हमारा सेम चीजों के बीच में हुआ। देखिए, यहाँ पे पुणे का क्लाइमेट है और यहाँ पे क्या है? वाराणसी का क्लाइमेट है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखिए, क्लाइमेट यहाँ पे भी आया है और क्लाइमेट यहाँ पे भी आया है। ये नाउन का रिपीटिशन हो रहा है, और नाउन का रिपीटिशन हो गया तो सेंटेंस गलत हो गया। नाउन के रिपीटिशन को हटाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है किसका? दैट का। किसका? दैट का। दैट ऑफ का करते हैं। तो यहां जब हम इसको हटाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? दैट। और जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे दैट, वैसे हमारा क्या हो जाएगा? दैट ऑफ। यानी क्या हो गया कि कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों के बीच में करते हैं, और सेम चीजों के कंपैरिजन को रिमूव करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? दैट। किसका यूज करना पड़ता है? दैट ऑफ। यानी क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि अगर नाउन के रिपीटिशन को हटाना है तो हमें यूज करना पड़ता है दैट ऑफ। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ा सा और आगे में मैंने एक और एग्जांपल लिखा। मैंने लिखा योर कार इज बेटर देन, मैंने यहां पे लिख दिया मी। योर कार इज बेटर देन मी। तो यहां देखिए, योर कार इज बेटर देन मी, यहां पे कार का कंपैरिजन मैंने किससे कर दिया? पर्सन से। यहां पे है कार और यहां पे क्या है? पर्सन। मैंने एक बात बोला था कि कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मी लिखा हुआ है, ये मी तो गलत हो गया। यहाँ पे किससे करना चाहिए था? योर कार का कंपैरिजन करना चाहिए था माई कार से। चलिए ठीक है, हमने क्या लिख दिया? माई कार। क्लियर? अब कंपैरिजन तो सेम हो गया, लेकिन सेम तो हो गया, साथ ही साथ क्या हो गया? ये जो नाउन है कार और ये जो नाउन है कार, दोनों का क्या हो गया? रिपीटिशन हो गया। तो रिपीटिशन को हटाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? दैट ऑफ का। क्लियर? वो तो हम वहां करेंगे जहां पे नाउन का रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं हम कि देखिए, ये हमारा जो है ना, ये हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव, और ये हमारा क्या है? नाउन। ठीक है, क्या है? नाउन। ये जो माई लिखा हुआ है, ये हमारा होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और ये हमारा क्या होता है? नाउन। और दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। यानी यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? माइन लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट किया होगा? योर शर्ट इज ब्राइटर देन दैट ऑफ मी की जगह आपने क्या कर दिया होगा? माइन कर दिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल, माइन आपका आंसर तो करेक्ट है ही है। साथ ही साथ एक चीज और समझिए। जैसे हमने क्या करा, हमने यहां पे लिखा योर कार इज कॉस्टलियर देन माई कार। योर कार इज कॉस्टलियर देन माई कार। तो माई कार को ही हमने क्या बना दिया? माइन बना दिया। क्या बना दिया? माइन बना दिया। तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक बात और समझिए, हमने यहां पे क्या लिखा था? माई कार। अब इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि ऐसा चल क्यों रहा है। तो देखिए, यहां पे एक चीज समझिए, मैंने लिखा
मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे राम, राम का हमने पॉजेसिव केस बना दिया, राम्स कार, राम्स कार हो गया। तो जब हमने यहाँ पे राम्स कार लिखा तो क्या इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है क्या कि द कार ऑफ राम, क्या है, द कार ऑफ राम। अब ये जो ऑफ है ये हमारा क्या है, ये प्रेपोजिशन है और ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है वो पर्सन होता है, क्या होता है, पर्सन होता है, पोजीशन नहीं होता, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा ऑफ प्रेपोजिशन और ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ पे क्या था, राम था, ठीक है, यहाँ पे राम था, राम एक पर्सन है, तो हमने क्या बना दिया, हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, द कार ऑफ राम, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। ये जो हमारा राम था, ठीक है, अब इसकी जगह अगर हम कोई प्रोनाउन लिख देते हैं, हमने क्या लिख दिया, माई कार, हमने क्या लिखा, माई कार। एक बात बताइए, माई कार लिख दिया तो अब ये पहले क्या था, ये राम तो हमारा नाउन था जिसको कि हमने एडजेक्टिव बनाया, ये हमारा क्या था, माई को, माई, मी हमारा क्या होता है, पर्सन होता है, हमने क्या बना दिया, पॉजेसिव एडजेक्टिव बना दिया, माई, माई कार। अब माई कार को भी तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, द कार ऑफ पर्सन, बोला था मैंने पर्सन, तो ये जो मी है ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट हमेशा पर्सन होता है। तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, यानी आई और बी जो होता है, आई बी, ये हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, मी और अस। तो यहां समझिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये फिर से हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप माई कार को हम क्या लिख सकते हैं, द कार ऑफ मी भी लिखा जा सकता है, यानी माई कार को हम क्या लिख सकते हैं, द कार ऑफ मी लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ ये हमने लिखा योर शर्ट इज ब्राइटर देन दैट ऑफ मी, ये क्वेश्चन है, इसको पहले समझ लेते हैं। हमने लिखा माई कार, माई कार को और क्या लिखा जा सकता है, माई कार को हमने लिख दिया माइन, और साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं, द कार ऑफ मी भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे क्या, द कार ऑफ मी लिख देते हैं, ठीक है, द कार ऑफ मी लिख दिया। तो यहां एक चीज और देखिए कि कार यहां पे भी आया है और कार यहां पे भी आया है, इस कार कार का क्या हो गया, रिपीटिशन हो गया। जब कार कार का रिपीटिशन हो गया तो कार कार के रिपीटिशन को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं दैट, तो हमने क्या लिख दिया, दैट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये योर कार इज कॉस्टलियर देन दैट ऑफ मी भी हो सकता है, क्या हो सकता है, दैट ऑफ मी भी लिखा जा सकता है। यानी क्यों ऐसा हुआ, हमने लिखा माई कार, माई कार को एक और चीज लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं, द कार ऑफ मी लिख सकते हैं, द कार ऑफ मी भी लिखा जा सकता है, ऑफ प्रेपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट। तो एक बात और समझिए, ये जो माई कार है उसको हम द कार ऑफ मी तो लिख ही सकते हैं, यहां पे भी कार आ गया, यहां पे भी कार आ गया, दोनों का रिपीटिशन हो गया, रिपीटिशन को हटाने के लिए हम दैट ऑफ यूज करते हैं, तो हमने दैट ऑफ यूज कर लिया। अब सेम चीज यहां आ रही है, कह रहा है योर शर्ट इज ब्राइटर देन दैट ऑफ मी, दैट ऑफ मी का मतलब क्या हो जाएगा, हमें कंपैरिजन करना है किससे, मेरे शर्ट से करेंगे, क्या लिखेंगे, माई शर्ट। तो जब हम माई शर्ट लिखेंगे तो माई शर्ट को एक चीज और भी तो लिखा जा सकता है, क्या, द शर्ट ऑफ मी भी तो लिख सकते हैं। तो जब शर्ट ऑफ मी लिखेंगे तो ऑफ हमारा क्या हुआ, प्रेपोजिशन, और ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। देखिए शर्ट यहां पे भी आया है, शर्ट यहां पे भी आया है, शर्ट शर्ट आ गया, शर्ट को हटाएंगे दैट लगाएंगे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट ऑफ मी। तो दैट ऑफ मी जो लिखा हुआ ये तो करेक्ट है ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ऑप्शन नहीं होता दैट ऑफ मी तो हम इसको चूज करते, लेकिन ये ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये सही है, लेकिन क्या हमें करना पड़ेगा, नो इंप्रूवमेंट को क्लिक करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, नो इंप्रूवमेंट। क्यों, क्योंकि जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही दमदार है, इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं डाले हैं, लेकिन एक चीज ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये जानिए, जितना तरीके से हम सोच सकते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, कह रहा द मैन किल्ड अ बर्ड विथ अ गन व्हिच वाज ईटिंग क्रम्स। तो चलिए ये देखिए, सबसे पहले ये व्हिच हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए हु, हुम, व्हिच, दैट, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी शब्द आता है उसको हम क्या बोल लेते हैं, उसको हम बोल लेते हैं एंटीसीडेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। अब ये जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट को हिंदी में बोलते हैं पूर्व पद, पूर्व पद या फिर पूर्ववर्ती, यानी मीनिंग इसकी होती है डेट कम्स बिफोर, यानी जो पहले आए। अब यहां देखिए, विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, उसके पहले जो वर्ड आया वो क्या हो गया, एंटीसीडेंट। और ये जो एंटीसीडेंट होता है ये बाद वाले वर्ब के लिए, बाद वाले वर्ब के लिए या तो एंटीसीडेंट ये सब्जेक्ट का काम करता है या तो वो एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब ये जो वॉज ईटिंग लिखा हुआ है ये वर्ब है, इसके पहले कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो एंटीसीडेंट है यही इसका क्या बन जाएगा,
सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब ये इसका सब्जेक्ट बनेगा तो इस सेंटेंस की मीनिंग क्या हो जाएगी? मीनिंग ये हो जाएगी द मैन किल्ड अ बर्ड विच वॉज द मैन किल्ड अ बर्ड विथ अ गन विच वॉज ईटिंग क्रम्स। तो यानी क्या हुआ, ये जो ईटिंग है उसका सब्जेक्ट कौन बना? गन। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? अ गन वॉज ईटिंग क्रम्स। मीनिंग जो सेंटेंस की है वो ये बन रही है कि जो गन थी वो क्रम्स खा रही थी। तो भाई ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि कोई गन कुछ खाए, गलत। तो ये सेंटेंस गलत इस वजह से था। अब दिक्कत क्या हो गई, ये जो वॉज ईटिंग है क्रम्स कौन खा रहा होगा? चिड़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विच रिलेटिव प्रोनाउन लिखा गया है इसका जो एंटीसीडेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अ बर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जब अगर ये अ बर्ड होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो विथ अ गन है इसको हमें कहां लिखना पड़ेगा? लास्ट में। तो एक बार लास्ट में भी रख के देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देख लीजिए क्या बन जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस ऐसे बनेगा द मैन किल्ड अ बर्ड which was eating crumbs with a gun। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा और आगे। द मैन किल्ड अ बर्ड विच वॉज ईटिंग क्रम्स विथ अ गन। देखिए विच हमारा क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। ये इसका क्या बना? एंटीसीडेंट। ठीक है, ये बन गया एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट और ये हमारी वर्ब हो गई और इस वर्ब का ये एंटीसीडेंट क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो ठीक है भाई, बढ़िया है। द मैन किल्ड अ बर्ड विच वॉज ईटिंग क्रम्स विथ अ गन। अब ये देखिए जो वी था ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रेपोजिशन है और ये हमारा क्या है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो एक बात और कि प्रेपोजिशन के बाद ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी उसका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये जो प्रेपोजिशन और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है ये दोनों मिलके पता है किसका काम करते हैं? या तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। किसका? या तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे या तो ये एडवर्ब का काम करेंगे। यही दो काम कर सकते हैं। यानी कि प्रेपोजिशन और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका काम करेगा? या तो एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये है आई सॉ अ मैन इन रेड कैप। आई सॉ अ मैन इन रेड कैप। ठीक है, अब यहां पे देखिए आई सॉ अ मैन इन रेड कैप। तो इसका मतलब देखिए आई सॉ अ मैन ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन और ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए इन अ रेड कैप कर लीजिए। ठीक है, इन अ रेड कैप, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब यहां पे देखिए ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है कि प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट किसका काम कर सकते हैं? या तो काम करेंगे एडजेक्टिव का या तो काम करेंगे एडवर्ब का। तो ये जो लिखा हुआ प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट ये काम किसका कर रहा है? ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सॉ वर्ब को या मैन को? तो देखा जाएगा तो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मैन को। मैन क्या है? नाउन है और नाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहां प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट किसका काम कर दिया? ये काम कर दिया एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर हो गया यहां तक? दूसरा देखिए मैंने एक और सेंटेंस लिखा कि एक सेकेंड, ये एग्जांपल भी देते हैं, आसान हो जाएगा। ही किल्ड अ बर्ड या आई किल्ड अ बर्ड विथ अ गन। ठीक है, विथ अ गन। देखिए किल्ड हमारी वर्ब हो गई और ये इस वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो है ये क्या हुआ? प्रेपोजिशन और ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट मिलके क्या काम करेगा? या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब। तो यहां देखिए एक चीज और कि ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव या एडवर्ब? ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ड, बर्ड को या फिर किल्ड को? तो देखा जाएगा तो देखिए कभी भी किसी सेंटेंस में आसान भाषा में समझा दूं, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई, इसका जो भी रिप्लाई आएगा यानी जो भी इसका आंसर होता है वो आंसर हमेशा क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई किल्ड अ बर्ड, मैंने बर्ड को मार दिया। कैसे मारा?
हाउ 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 डिड आई किल अ बर्ड, बर्ड कैसे मारा मैंने बर्ड को, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाउ का रिप्लाई है, और हाउ का रिप्लाई क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, एडवर्ब का काम किया, प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव का काम किया। तो प्रेपोजिशन उसका जो ऑब्जेक्ट होता है या तो एडजेक्टिव होता है या तो एडवर्ब होता है। ये बात भी समझ में आ गई। अब यहां पे जो विद अ गन लिखा था मैंने, ये जाहिर सी बात है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को। ये होगा क्या, एडवर्ब होगा। अब ये एडवर्ब होगा तो एडवर्ब ये जिसके पास लिखा जाएगा ना उसी को डिस्क्राइब करेगा। क्या, जिस वर्ब के पास ये लिखा जाएगा उसी को ये डिस्क्राइब करेगा। तो ये किसके पास में लिखा गया है, द मैन किल्ड अ बर्ड विच वॉज ईटिंग, ईटिंग वर्ब लिखी गई है और इसके पास में क्या लिखा हुआ है, ये एडवर्ब लिखा हुआ है। तो अब इसकी मीनिंग समझिए क्या बनेगा, इसकी मीनिंग ये बन जाएगी, द मैन किल्ड अ बर्ड विच वॉज ईटिंग क्रम्स विद अ गन, यानी जो चिड़िया दाना खा रही थी, क्रम्स को खा रही थी, वो गन से खा रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां भी रखेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब एक ऑप्शन और है, ये जो विद अ गन है उसको हम लिख सकते हैं कहां पे, वर्ड के पहले लिख दें तो काम हो जाए। क्या है, अगर हम वर्ड के पहले लिख दें तो हमारा काम हो सकता है। एक बार रख के वहां पे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जब वहां पे रखेंगे तो देखिए इसकी क्या बनेगा, सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस बन जाएगा द मैन killed with a gun which was eating crumbs. The man killed with a gun, a bird छूट गया, gun, a bird which was eating crumbs, यहां देखिए। अब आइए समझते हैं, हमने अभी जो समझाया था, किल्ड हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, विद अ गन क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, और ये देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन, और ये इसका क्या हो गया, एंटीसीडेंट, और ये एंटीसीडेंट का ये जो वर्ब लिखा गया है, एंटीसीडेंट उसका सब्जेक्ट है। सही हो गया। यहां पे चेक करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं तब शायद ये पता चले। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही sang sweetly, एक सेंटेंस। अब ही sang sweetly एक सेंटेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस सही है, sang हमारी वर्ब है, कैसे गाया, स्वीटली। तो देखिए अभी बताया था हाउ का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। ये तो हो गया एडवर्ब, क्लियर। वर्ब के बाद हमने एडवर्ब लिख दिया। दूसरा एक और लिखा मैंने सेंटेंस, ही sang sweetly a song। अब समझिए बात, ये sang हमारी फिर से क्या हो गई, वर्ब हो गई, और ये स्वीटली है क्या है, एडवर्ब है, और ये क्या हो गया, सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब देखिए, जब वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, यानी वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हो, तो ये जो हम एडवर्ब यूज करते हैं, एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ता है। मतलब अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, वर्ब का, किसी वर्ब के बाद अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो, तो ये जो हम एडवर्ब यूज करते हैं, इस एडवर्ब को हम लास्ट में लिखते हैं। यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं आता। क्लियर, यही सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पे लगा दीजिए। कह रहा द मैन सब्जेक्ट हो गया, किल्ड हमारी वर्ब हो गई, और ये उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मारा किसको था, चिड़िया को मारा था, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट तो हो गया। अब ये जो लिखा हुआ ना एडवर्ब, ये एडवर्ब गलत हो गया। तो यानी जो हम उस तरीके से सोच रहे थे, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसी वजह से मैक्सिमम लोगों का जो आंसर आया था इस सेंटेंस का, गलत हो गया था। क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, जितने तरीके से आप सोच रहे थे वो सारे तरीके हमारे क्या थे, गलत थे। ठीक है, अब इसको सही कहां करेंगे, देखिए इसको यहां रख नहीं सकते, गलत हो जाएगा। इसको लास्ट में रख नहीं सकते, गलत हो जाएगा। इसको जहां पे है वहां पे रख नहीं सकते, तो बस हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको उठा के पहले कर दीजिए। जब हम इसको उठा के पहले कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, विथ अ गन क्या लिखना पड़ेगा, द मैन किल्ड अ बर्ड which was eating crumbs। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, करेक्ट फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और एक चीज बता दें, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, जो हम जितना सोच सकते हैं वो सारे तरीके हमारे क्या होते हैं, गलत होते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये है
he sent a gift to his brother that he bought from Flipkart। ठीक है, इसकी मीनिंग एक बार समझते हैं फिर आंसर करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, he sent a gift to his brother, उसने अपने भाई को एक गिफ्ट भेजा, that he bought from Flipkart, जो कि उसने कहां से खरीदा था, फ्लिपकार्ट से। अब मीनिंग समझ लेते हैं एक बार सेंटेंस की। देखिए ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये हमारा दैट है। दैट क्या होता है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द आता अभी मैंने बताया था वो क्या होता है, एंटीसीडेंट। क्या होता है, एंटीसीडेंट। अब एक बात समझिए, ये तो हमारा हो गया ना एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट के लिए मैंने बताया था कि जो बाद में वर्ब लिखी गई होती है, इस वर्ब के लिए वो किसका काम करता है, इस वर्ब के लिए या तो वो सब्जेक्ट होता है या तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो देखा जाए तो ये जो बॉट वर्ब लिखा गया ऑलरेडी इसका सब्जेक्ट तो दिया हुआ है, और ऑलरेडी इसका सब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब ये जो हिज ब्रदर है, ये जो एंटीसीडेंट है वो इस वर्ब का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मीनिंग क्या हो जाएगी, एक बार देख लेते हैं। कह रहा है ही सेंड अ गिफ्ट टू हिज ब्रदर। अब हिज ब्रदर जो है क्या है, इस बॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दैट ही बॉट, किसको खरीदा था, अपने भाई को। कहां से, फ्लिपकार्ट से। यानी सेंटेंस की मीनिंग ये हो गई कि उसने अपने भाई को एक गिफ्ट भेजा जो कि अपने भाई को कहां से खरीदा था, फ्लिपकार्ट से। यानी उसने अपने भाई को ही फ्लिपकार्ट से खरीद लिया। तो ये तो गलत हो गया। अब गलत क्या, गलत हो गया तो सही कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे दैट जो है ना, ये दैट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ह्यूमन और थिंग्स दोनों एक साथ आ रहे हैं। जब ह्यूमन और थिंग्स दोनों एक साथ आते हैं तो दैट का यूज करते हैं। तो दैट का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि दैट वाले ऑप्शन ही सही होंगे। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, विच नहीं आएगा, यहाँ पे विच आया हुआ। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, दैट। दैट तो हो गया, यानी ये जो कह रहा है कि ही बॉट हिज ब्रदर, अपने भाई को जो खरीदा था फ्लिपकार्ट से, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, गिफ्ट खरीदा था ना फ्लिपकार्ट से। क्या खरीदा था, गिफ्ट खरीदा था फ्लिपकार्ट से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गिफ्ट को यहां कर दिया जाए, हिज ब्रदर को पहले कर दिया जाए, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब ऐसे समझ, जैसे मैंने बोल एक सेंटेंस लिखा, ही सेंट अ गिफ्ट, he sent a gift to his brother। एक हो गया, his brother, he sent a gift to his brother, एक हो गया। दूसरा आप देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, he sent his brother a gift। ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो हमारा लिविंग वाला ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम उसको पहले करते हैं तो बीच में टू नहीं लगाते। ठीक है, क्यों, देखिए सेंट, जब कभी भी ये जो सेंट है और ये हमारा सेंट है, तो सेंट हमारा डाई ट्रांसटिव होती है, जिसके बाद हमें दो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो अब अगर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तब तो उसके तुरंत बाद लिख देंगे, लेकिन कोई अगर लिविंग ऑब्जेक्ट लिखें तो हमें बीच में टू लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपने नॉन लिविंग को पहले, लिविंग वाले को पहले लिख दिया तो पता है नॉन लिविंग वाले को बाद में तो टू की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंटेंस था इसके अर्थ का अनर्थ तो हो ही रखा था। ही सेंट अ गिफ्ट टू हिज ब्रदर दैट ही बॉट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, यानी उसने अपने भाई को कहां से खरीदा था, फ्लिपकार्ट से। मीनिंग गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिज ब्रदर को अगर यहां कर दें और अ गिफ्ट को पहले कर दें तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही सेंट हिज ब्रदर अ गिफ्ट। ठीक है, और जब हम यहाँ पे अ गिफ्ट करेंगे तो ये जो दैट लिखा हुआ, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का, ये हमारा क्या बन जाएगा, एंटीसीडेंट, और ये क्या हो गया, ही बॉट वर्ब का ये सब्जेक्ट भी हो जाएगा। तो सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, चलिए, इसमें भी बहुत सारी गलतियां थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ही हैज अ साउंड नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम, सबको ये लग रहा होगा कि ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज हमारा अनकाउंटेबल होता है। सच्चाई भी है कि जो नॉलेज है वो हमारा कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें ए और एंड का यूज नहीं करना पड़ता। सही है, ये कॉन्सेप्ट भी सही है। लेकिन होता क्या है कि देखिए, जब कभी भी हम नॉलेज की बात कर लें, नॉलेज, फ्यूल, ठीक है, नॉलेज हो गया, फ्यूल हो गया। अब इनके साथ क्या होता है कि अगर इनका यूज हम स्पेसिफिक कर लें, किसका यूज कर लें, इस जनरल, पहले समझ लो जनरल। ठीक है, अगर हम जनरल यूज कर लेते हैं इसका, तो इसके साथ जनरल यूज करेंगे तो ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। यानी फ्यूल हो गया, नॉलेज हो गया, ठीक है, इनका यूज अगर हम अनकाउंटेबल, अगर इनका यूज हम जनरल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। इनके साथ कभी ए और एन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनका यूज हम स्पेसिफिक कर लें, किसका यूज कर लें, स्पेसिफिक यूज कर लें, तो इनका ये काउंटेबल हो जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक यूज कैसे करते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये है
मैंने लिखा CNG इज अ क्लीन फ्यूल, CNG इज अ क्लीन फ्यूल। तो यहां देखिए, अब मैं यहां सारे फ्यूल की बात ही नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ CNG की। जो CNG है वो क्या है, एक क्लीन फ्यूल है। अब क्लीन फ्यूल है तो यहां देखिए, फ्यूल हमारा कौन सा नाउन होता है, अनकाउंटेबल, वो हमारा क्या हो गया, उसके साथ हमने अ लगा दिया है, तो अ लगा दिया तो गलत हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं भाई ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका यूज है वो क्या है, स्पेसिफिक यूज है। ठीक है, क्या है, स्पेसिफिक यूज है। तो जब अगर स्पेसिफिक यूज होगा तो उसके साथ हमें क्या करना है, ए और एन का यूज कर पाएंगे। यानी एक चीज और, ये नाउन अगर जनरल मीनिंग होंगे, जनरल अगर हम इनका यूज करेंगे तो ये अनकाउंटेबल। जैसे ही इन नाउन्स को हमने क्या बना दिया, स्पेसिफिक बना दिया, क्या बना दिया, स्पेसिफिक बना दिया। स्पेसिफिक बनते ही ये क्या हो जाते हैं, काउंटेबल हो जाते हैं, और काउंटेबल होते ही ठीक है, इसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, ए भी यूज कर लेंगे और एन भी यूज कर लेंगे। आ रही बात समझ में। यानी इतना ध्यान रखिएगा कि ये नाउन्स ठीक है जो क्या है, जनरल यूज होंगे तो अनकाउंटेबल होंगे, ए और एन बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही इनका यूज हम स्पेसिफिक करेंगे उनके साथ हम ए भी यूज करेंगे और एन भी यूज करेंगे। क्वेश्चन आइए देखिए, क्या कह रहा है, ही हैज अ साउंड नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो भाई सिर्फ उस अपने सब्जेक्ट की, यानी सिर्फ इस सब्जेक्ट में उसके पास साउंड नॉलेज है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यूज इसका स्पेसिफिक हुआ। जैसे ये स्पेसिफिक हुआ अब ये अनकाउंटेबल नहीं रहा, क्या बन गया, काउंटेबल नाउन। और जब ये काउंटेबल हुआ तो इसका मतलब सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी नीड अ फ्यूल टू रन इंडस्ट्रीज। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ये जो फ्यूल है, फ्यूल कौन सा नाउन होगा, अनकाउंटेबल। हमेशा जब स्पेसिफिक इसका यूज होगा तब ये क्या हो जाएगा, तब ये काउंटेबल हो जाएगा। यहाँ पे हम कौन से स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं। यानी क्या है कि हमें जरूरत है किसको, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें फ्यूल्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर फ्यूल की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर एक फ्यूल से इंडस्ट्री चल सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक यूज नहीं किया जा रहा है। अगर स्पेसिफिक यूज नहीं होगा इसका मतलब ये जनरल यूज होगा, जनरल यूज होते ही क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल होते इसके साथ ए और एन का यूज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से अ हट जाएगा। और किस पार्ट में गलती है, बी वाले पार्ट में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन है बहुत ही दमदार थे। और एक बार और बता दें आपको कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चंस ज्यादातर बच्चे जो है वो गलती करते हैं। ऐसे ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ या धमाकेदार क्वेश्चन के लिए केडी कैंपस जयपुर पे बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार।